प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पूर्व की जो वीडियो था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि सीमांत उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या करती, कैसी होती है, और साथ ही हमने ये भी अध्ययन कर लिया था कि कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। उसका हमने सचित्र अध्ययन कर लिया था। आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पर कई बार प्रश्न आ जाता है और प्रश्न 2 नंबर का भी आ जाता है और 4 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है। 2 नंबर का प्रश्न यदि आएगा तो इस प्रकार आएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से आप क्या समझते हैं, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को समझाइए, 4 नंबर का आ सकता है। इसके अलावा ऐसे भी प्रश्न 2 नंबर का आ सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण बताइए, और 20 नंबर का प्रश्न भी कई बार आ जाता है। तो ये जो चैप्टर है इसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर और टिप्पणी 10 नंबर की टिप्पणी भी आ सकती है। तो आपके लिए चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा करेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हमने पूर्व में पढ़ लिया था उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता क्या होती है हमने पूर्व में पढ़ लिया था कि किसी वस्तु में संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति को हम उपयोगिता कहते हैं। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हम पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है, असीमित होती है, लेकिन व्यक्ति एक समय में अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, और किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती हो। मानी कोई वस्तु कितनी उपयोगी है ये निर्भर किस पर करता है, उसकी आवश्यकता की तीव्रता पर। यानी जिस वस्तु की हमको आवश्यकता अधिक तीव्र होती है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, और जिस वस्तु की आवश्यकता हमें कम तीव्र होती है वो हमारे लिए कम उपयोगी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लें कि एक प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता की तीव्रता होती है, इसलिए पानी उसके लिए उपयोगी होगा। उसी प्रकार एक भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की खाने की तीव्रता अधिक होगी, इसलिए उसका रोटी खाना खिलाना उसके लिए उपयोगी होगा। इसी प्रकार यदि कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, तो उसको दवा की तीव्रता होती है, तो दवा उसके लिए उपयोगी होती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं त्यों त्यों आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता घटती है। यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, त्यों त्यों उस वस्तु की तीव्रता, आवश्यकता की तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है, और एक बिंदु ऐसा आएगा जब व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी, उसको हम संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। अर्थात जब पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होगा तो उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। तो इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। जैसे 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपको कैसे लिखना है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की उत्तरोक्त इकाइयों से मिलने वाली अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की उपभोग की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ाने पर उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अंततः घटती जाती है। इस सीमांत उपयोगिता की घटती हुई प्रवृत्ति को ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किस पर आधारित है, सीमांत उपयोगिता पर। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जो बेसिक चीज़ें निकल कर आती है वो ये है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। दूसरी बात कि ये आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होती है, और तीसरी बात कि
कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ाते हैं वैसे वैसे आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। जैसे हम उदाहरण लें कि एक भूखा व्यक्ति है, वो जब पहली चपाती खाएगा तो उसकी उपयोगिता की तीव्रता अधिक होगी, दूसरी चपाती में कम होगी, तीसरी में और भी कम होगी, चौथी में और भी कम होगी। हो सकता है चौथी इकाई पर उसका पेट भर जाए। जब एक भूखे व्यक्ति का पेट भर जाता है तो उसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहेंगे। पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यदि इसके बाद भी हम वस्तु का उपयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। जैसे हम कल्पना करें, सपोज करें कि एक मान लो किसी व्यक्ति का पेट भर गया, पेट भरने के बाद भी यदि हम उसको चपाती और खिलाते हैं तो हो सकता है उसके पेट में दर्द भी हो सकता है, उसका हाजमा बिगड़ सकता है, वो उल्टी कर सकता है। तो जब वो उल्टी करेगा, उसके पेट में दर्द होगा, तो उसको अर्थशास्त्र की भाषा में ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता में कहते हैं। ठीक है, ये तो थी सीमांत उपयोगिता का अर्थ है। अब इसकी कुछ विद्वानों ने परिभाषा भी दी है। इनमें देखिए आप, प्रोफेसर चैपमैन ने बताया कि हम किसी वस्तु का जितना अधिक उपभोग करने जाते हैं उतनी ही हमारे लिए उसकी इच्छा कम होती जाती है। यहाँ पर चैपमैन क्या बताते हैं कि किसी वस्तु का हम जितनी बार उपभोग करेंगे या जितना उपभोग करेंगे उतना ही उस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा कम हो जाएगी। उसके बाद में प्रोफेसर एंडरसन ने बताया कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया अपनी परिभाषा में कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखकर किसी एक वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है तो परिवर्धित वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अंततः अवश्य ह्रास होता है। यहाँ पर प्रोफेसर बोल्डिंग ये कहते हैं कि जब उपभोक्ता अन्य वस्तुओं का उपभोग स्थिर रखता है, यानी अन्य वस्तुओं के उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं करता और किसी एक वस्तु के उपभोग की मात्रा को बढ़ाता है तो सीमांत उपयोगिता अंततः अर्थात एक सीमा के बाद में अवश्य घटती है। और मार्शल की परिभाषा जो काफ़ी प्रसिद्ध रही है, मार्शल ने बताया कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल ये कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ पर अन्य बातों में हम कुछ चीज़ों को शामिल करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि अन्य बातें क्या होती है। वो ये कहते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं, यानी उपभोग की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त लाभ से उसकी मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है। तो उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा या इकाई बढ़ाते हैं त्यों एक सीमा के बाद उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती है। इस सीमांत उपयोगिता में घटने की प्रवृत्ति के कारण अनेक कारण होते हैं जिनमें हम चर्चा करें। पहला कि प्रत्येक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के क्या कारण है। उसके मुख्य दो कारण हैं कि एक तो जो हमारी आवश्यकता विशेष की हम पूर्ति कर सकते हैं और दूसरा कि वस्तुएं पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं होती या पूर्ण रूप से स्थानापन्न नहीं होती, मानी जिस वस्तु का हम उपभोग कर रहे हैं पूर्ण रूप से इसको प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी अर्थशास्त्रियों ने यह बताया कि अन्य उपभोग को स्थिर रखकर एक निश्चित समय में या एक निश्चित समय बिंदु पर एक वस्तु के उपभोग में निरंतर वृद्धि करने पर उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है और ये सीमांत उपयोगिता की घटती हुई प्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। एक उदाहरण दे रखा आपके
इस उदाहरण को रेखा चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। इसमें तालिका में देखिए, पहले कॉलम में दे रखा है रोटी की इकाई जो क्रमशः दे रहा है 1 2 3 4 5 6। दूसरे कॉलम में दे रखा है प्राप्त सीमांत संतुष्टि या सीमांत उपयोगिता, यानी रोटी के उपभोग से उसको कितनी सीमांत उपयोगिता मिलती है। और तीसरे कॉलम में कुल उपयोगिता, यानी हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कुल उपयोगिता में लगातार वृद्धि होती है और एक सीमा पर वो अधिकतम हो जाता है और फिर घटना प्रारंभ कर देता है। अर्थात कुल उपयोगिता वक्र हमारे उल्टे यू आकार का होता है, इस प्रकार का होता है हमारा कुल उपयोगिता, जिसको TU वक्र भी हम कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता वक्र हमने देखा था कि हमारा सीमांत उपयोगिता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, यानी ऊपर बाएं से नीचे दाईं ओर गिरते हुए आकृति का होता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो तालिका में देखिए, जब एक उपभोक्ता पहली रोटी का उपयोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता 50 है और कुल उपयोगिता भी 50 है। दूसरी रोटी की दूसरी इकाई का उपयोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 50 से गिरकर 40 हो जाती है, कुल उपयोगिता 90 हो जाती है। इसी प्रकार जैसे जैसे वो रोटी की इकाइयों को बढ़ाता है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है और जब 5वीं रोटी का उपयोग करेगा तो उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाएगी। इस शून्य सीमांत उपयोगिता को हम पूर्ण संतुष्टि का बिंदु भी कहते हैं। और यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम 120 हो जाएगी। मैंने कहने का तात्पर्य है जब पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है और सीमांत उपयोगिता 0 होती है। और पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद भी यदि हम रोटी की इकाई का हम उपयोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, जैसे तालिका में दे रखा है -5। और पूर्ण संतुष्टि के बाद में हम वस्तु की इकाइयों का उपयोग करते हैं तो कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ हो जाती है। तो इसको हम यदि चित्र के द्वारा देखें, चित्र में देखिए आप दो तरह के सीमांत उपयोगिता राशि नियम के चित्र दे रखे हैं। इसमें एक अविभाज्य वस्तु का और दूसरा विभाज्य वस्तु का। अविभाज्य वस्तु माने जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते, जैसे साइकिल, रेडियो, मेज, पुस्तक, भैंस, पेन आदि। और दूसरा विभाज्य वस्तु जिनका हम विभाजन कर सकते हैं, जैसे अनाज, रोटी, दूध आदि। तो यहाँ पर अविभाज्य वस्तुओं को भी सीमांत उपयोगिता गिरती हुई है और विभाज्य वस्तु का भी सीमांत उपयोगिता रेखा ऋणात्मक ढाल की होती है। तो उपयुक्त जो तालिका है, पीछे हमने जो तालिका ली, इस तालिका के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में हम जैसे जैसे रोटी की इकाइयों को बढ़ाते हैं सीमांत उपयोगिता में गिरावट होती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है, जैसे हमने पूर्व वीडियो में ही पढ़ा था। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता घटना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे